पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत धारा। ठीक है भाई, अब विद्युत धारा क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अब विद्युत धारा के सिंपल जो होती है बेसिक पॉइंट, जिसे हम आवेश कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना आवेश के तो विद्युत धारा चैप्टर ही पढ़ना बहुत मुश्किल है, और आवेश को अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर हम बातें करेंगे करंट की, और करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है उसके देखेंगे। फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है उसको ज़रा देखेंगे। फिर आगे और चलेंगे तो ओम्स लॉ भी देखेंगे। फिर उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उनके बारे में भी बातें करेंगे। फिर हम पावर के बारे में बात करेंगे, वर्क के बारे में बात करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल पावर अगर बात करें तो ओम्स लॉ क्या होता है। फिर डिफाइन करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। फिर उसका जूल्स के नियम देखेंगे, और ये जो चैप्टर है आपका इतना में ख़त्म हो जाता है। और दो इसमें रह गया है, एक सीरीज कम्बिनेशन और एक पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है भाई। अगर इतना इंक्लूड कर दिया जाए तो ये सारे जो मैंने अभी बताया चैप्टर के जो डिटेल्स है या डिफिनीशन के बारे में बताऊंगा, वो अगर आपने समझ लिया तो इस चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से ध्यान में रख सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा जो भी आपके चैप्टर है, जो भी इसके सिलेबस है, उसको मैं बेसिक से बेसिक डिटेल्स को बता पाऊँ, ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखने में आसानी हो सके। चलिए तो शुरू करते हैं। आप बोलोगे मास्टर इतना बातें कर रहा है तो बताएगा क्या, ठीक है, तो ज़रा देखिए, जो बताएंगे बढ़िया ही बताएंगे, और इतना बताएंगे कि आपको बार बार देखना नहीं पड़ जाए, मतलब देखना नहीं पड़ेगा कहीं पे, या बार बार पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। इसको एक बार देखोगे आप तो लगेगा ये चीज़ें ध्यान में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और की तरफ देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग से, विद्युत धारा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जैसे कि अपना नदी में आप देखे हो पानी का बहाव, तो इस तरह के जो बहाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पानी का बहना, ठीक है, पानी की धारा जिसे बोलते हैं हम। अगर इसी तरह से एयर का फ्लो हो रहा है तो हम क्या करें, हवा बह रहा है ना। उसी तरह से आवेश अगर बहता है ना तो उसे हम कहते हैं करंट का बहना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आवेश का हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि आवेश किस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसको देखने से पहले तो हम छोटी सी बातें करेंगे। वो बातें क्या करेंगे हम, भाई एक चीज़ बताओ यार, दुनिया में लगभग चीज़ें क्या है, पदार्थ ही होते हैं, है ना। जो स्थान घेरता है, जिसमें मास होता है, द्रव्यमान होता है, पढ़े ही अपना 9th क्लास में, ठीक है जी। वो सारी चीज़ें क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अब ये मार्कर से लेके, बोर्ड से लेके, लाइट से लेके, पंखा से लेके, अर्थ से लेके, सब चीज़ क्या है, एक पदार्थ ही है लगभग। और पदार्थ जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। कोई दिक्कत, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है भाई। और एक बता दो है, परमाणु को इंग्लिश में एटम भी कहते हैं। देखो, अब परमाणु जो होते हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है, मौलिक कण होते हैं। वो 3 मौलिक कण क्या क्या होते हैं भाई, इतना इस तरीके से लिख लो। 3 मौलिक कण, पहला जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा मौलिक कण क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और तीसरा जो मौलिक कण होते हैं ये न्यूट्रॉन होते हैं। अब बोलो क्या बातें कर रहे हो सर, ठीक है, ये आप 9वीं क्लास के आप बता रहे हो, ये तो केमिस्ट्री की चीज़ें बता रहे हो। तो भाई एक्चुअली क्या है ना, जो जो भी चीज़ होता है ना, छोटे से इसकी शुरुआत होता है, अचानक से हम बड़ी चीज़ें की बातें नहीं करने लग जाएंगे, ठीक है। और आपकी क्लास 10th में जो चीज़ है हम उसी के बारे में बातें करेंगे, कोई एडवांस बताने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाई कर ही रहे हैं ये विद्युत धारा अभी क्लास 10th के बेस पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ये तो 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है।
इतनी बातें क्लियर है। अब एक चीज़ और आपने पढ़ रखा होगा न्यूक्लियस के बारे में, ठीक, जिसे नाभिकीय बोलते हैं, नाभिकीय केंद्र भी बोलते हैं। इनके बारे में हमने क्या पढ़ रखा है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर, ऑर्बिट में नाभिकीय केंद्र को लिख लो, केंद्र को चारों ओर, है ना, चक्कर लगाता है। इतनी बातें भी क्लियर। और नाभिकीय केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होता है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ना भाई, यही ट्रांसफर कर सकता है, बाकी ये तो कर नहीं सकता है ना जी, ये नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस में है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मास होता है वो ऐसे न्यूक्लियस में तो बंधा भी है, ठीक है, वो निकलता भी नहीं है, ये भी चीज़ हमको पता है। और दूसरी पॉइंट ये है, ये फ्री है ना, जो फ्री है वही चीज़ क्या कर सकता है, बाहर निकल सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में तो हम और भी बातें करेंगे केमिस्ट्री में जब होगा तब। अभी के लिए आपको क्या देखना है, जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, या प्रोटॉन की मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ जो प्रोटॉन होगा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड को बोलते हैं परिमाण, जो ही परिमाण होगा। अगर इसको और भी समझ में नहीं आ रहा है तो और भी देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इक्वल होगा, इधर प्रोटॉन लिखो तो प्रोटॉन लिख लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम में, इन एन एटम, इन एन एटम। अगर मैं इस एटम की बात कर रहा हूँ तो ठीक है, बाकी हर एक टर्म के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी, किसी भी एटम की बात करें तो, ठीक। वो तो आपने केमिस्ट्री में भी देख रखा होगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है भाई। चलिए, अब हो क्या सकता है, पॉसिबल क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ें पढ़ना है। उससे पढ़ने से पहले एक चीज़ अपने को पता रहना चाहिए, ये प्रोटॉन है P और ये P, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिकर्षण। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है भाई। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, ठीक है, इसमें सेम चार्ज था, तो ऊपर वाले दो कंडीशन में क्या हो रहा था, सेम चार्ज था, ठीक है। तो सेम चार्ज में क्या होता है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सेम चार्ज में रिपल्सन, ठीक है, प्रतिकर्षण जैसे बोलते हैं। और अपोजिट चार्ज हो, अपोजिट या अनलाइक भी बोलते हैं, अनलाइक चार्ज हो तो क्या होता है, कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, अट्रैक्शन। अब एक वर्ड आ रहा है चार्ज, क्या होता है, ठीक है। चार्ज जो होता है ना भाई, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी जो होता है वो चार्ज कहलाता है, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से फॉर्मेशन होता है वो भी हम बातें करेंगे, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही बारीकी से लेके चलेंगे आपको। चलिए, अभी एक बात बताओ, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, चार्ज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन है
इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, संतुलन बिगाड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतुलन बिगाड़ना पड़ेगा, है ना। बोलता है लड़का को बिगाड़ दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन का आपने संतुलन बिगाड़ दिया तो चार्ज का क्या हो जाएगा, आपका रीड चार्ज का जनरेशन हो सकता है, ठीक है, आवेश का फॉर्मेशन हो सकता है अगर आपने इलेक्ट्रॉन का संतुलन बिगाड़ दिया तो। संतुलन बिगाड़ने को बोलते हैं अनबैलेंस करना, ठीक है, किसी चीज़ को अनबैलेंस्ड करना, ठीक है। वो अनबैलेंस किसके द्वारा होता है, वो अनबैलेंस अभी जो हम करेंगे वो रबिंग प्रोसेस के द्वारा करेंगे, जो देखने जा रहे हैं। रबिंग मतलब रगड़ने के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे तो बताया जाता है। तो अपना एक उदाहरण के लिए चलो इस तरीके से समझते हैं। देखिए उदाहरण के लिए समझते हैं, ठीक है भाई। उदाहरण सबसे पहले हम उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण के थ्रू ही हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पहले उदाहरण की बात करूं तब पहला अगर मैंने ले लिया कोई कांच की छड़ है, ठीक है भाई, कांच की छड़ है। और दूसरा जो मैंने वस्तु लिया है वो रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है, ठीक। अभी मान लो ये भी एक पदार्थ है, रेशम भी, और कांच की छड़ भी एक पदार्थ है। दोनों में क्या है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी है इस पे, ठीक है। अभी मान लेते हैं एक्चुअल में कितना होगा ये तो चलो वो तो कोई बात नहीं, वो तो अनंत संख्या होगा। समुद्र में जितनी पानी होता है उतनी हो सकता है, ठीक है भाई। तो ये हम बातें नहीं करेंगे, अभी सिर्फ समझाने के तौर पर हम बात कर रहे हैं। मान लो कांच में भी 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन है, ठीक है जी। अब कांच की छड़ और रेशम के, ठीक है, इन दोनों को जबरदस्त रगड़ना हम स्टार्ट किए, ठीक। अब रगड़ने के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा कि रेशम का जो कपड़ा था और कांच की छड़ जो है, तो कांच की छड़ पर से जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे चला जाएगा, रेशम पे चला जाएगा, ठीक। क्योंकि हर चीज परमाणु से मिलकर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, हर पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो परमाणु से मिलकर बना हुआ तो जितनी परमाणु में क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बता रखा है, तो उतनी ज़्यादा हम डिटेल में नहीं, उतना ज़्यादा नहीं बातें करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रेशम पे आ गया तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया। मान लो कि इस पे 10 इलेक्ट्रॉन था, इसमें से 6 यहाँ आ गया, ठीक है, 6 यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। यहाँ 6 आने से अब नया इलेक्ट्रॉन कितना बन गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। 16 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। प्रोटॉन की संख्या तो वही रह गया, प्रोटॉन की संख्या के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। अब यहाँ पे 4 चला गया, 6 चला गया तो 4 बच गया। तो 4 बचने के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गया, है ना। बट इलेक्ट्रॉन के एज कंपेयर्ड में प्रोटॉन की संख्या क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे एज कंपेयर्ड करें या ऐसे लिख लो, बट प्रोटॉन की संख्या घट गया, ठीक है। इसी को बोला जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया है, प्रोटॉन की संख्या घट गया है, इसको बोलता है निगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं हम, निगेटिवली चार्ज बॉडी। ये कैसा बिहेव करने लग जाएगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी, ऋणात्मक, ऋण आवेशित, ठीक है। और जिसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उसे कहते हैं धनावेशित, ठीक, पॉजिटिवली चार्ज। चलिए अब एक दूसरा उदाहरण बोलते हैं, ये पहला था, दूसरा दूसरा हम देखेंगे। मान लीजिए एक एबोनाइट का छड़ है, कौन सा है, एबोनाइट की छड़, और दूसरा मैंने कपड़ा ले लिया, रेशम है, वो ऊन का कपड़ा ले लिया, ऊन की कपड़ा, ठीक है। और इस एबोनाइट की छड़ पे ऊन की कपड़ा का जबरदस्त रगड़ना
शुरू किए, रगड़ने पर क्या होगा? तो रगड़ने पे क्या होगा, जो ऊन का जो इलेक्ट्रॉन था, एवोनाइट का छड़ का जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ट्रांसफर तो होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री वही है। तो अभी एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं 10-12, इतना समझा रहे हैं कि एवोनाइट पर से इलेक्ट्रॉन किस पे चला जाएगा भाई, ओ सॉरी, ऊन पर से जाएगा। इसमें क्या होगा, ऊन पर से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एवोनाइट की छड़ पे जाएगा। ठीक है जी, ऊन पर से कहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, बताओ यार। ऊन पर से इलेक्ट्रॉन चला गया एवोनाइट की छड़ पे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, तो ये बढ़ गया तो ये क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया। और इस पे से इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन बढ़ गया, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब इस तरह से एक तीसरा उदाहरण देखो, एक हमारा बैलून है, एक हमारा हेयर है। जब हेयर को बैलून के साथ रबिंग करते हैं तब क्या होता है भाई, तो हेयर के जितने भी एटम के इलेक्ट्रॉन हैं वो हेयर के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बैलून पे, है कि नहीं है। तो जब बैलून पे ट्रांसफर हो जाएगा तो बैलून के कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज बन जाएगा। ठीक है भाई, और हेयर कौन सा चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज की तरह। ठीक है, और इसीलिए जब दोनों निगेटिव और पॉजिटिव होता है तो इन दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन का रोल, अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी शो करता है। और इसीलिए देखते होंगे जब बैलून को हेयर से रब करते हैं ना, जोरों से रब करने के बाद थोड़ी देर के बाद जब लाएंगे ना हेयर के पास में तो हेयर चिपकने लग जाता है, ठीक है, बैलून के साथ। या दीवार पे भी रखेंगे तो दीवार के साथ स्टिक करने लग जाता है, चिपकने लगता है, क्योंकि बैलून क्या बन गया, निगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया। एक बात बताओ भाई, ठीक है, सिंपल अगर बात करें तो फॉलो ऑफ चार्जेज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये कोई कंडक्टर वायर है, ठीक है, मान लेते ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में है, ठीक है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन फॉलो किया, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फॉलो किया, मतलब कितना चार्ज फॉलो किया, उसी को हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन का टी। क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज, जिसे हम आवेश कहते हैं, और टी क्या है, के टाइम। ठीक है जी, और आई तो पता ही है, विद्युत धारा है। ठीक, विद्युत धारा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी, जिसे अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज फॉलो किया कि कितने टाइम में, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, मतलब हाउ मच चार्जेज। ठीक है, अगर एक लैंग्वेज हाउ मच चार्जेज फॉलो इन थ्रू अ कंडक्टर वायर, हाउ मच चार्जेज इन पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, इस विद्युत धारा का जो है मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं एमीटर से। ठीक है, और इस एमीटर में जो हमारा स्केल होता है उसमें रीडिंग आता है ए, सिम ए द्वारा रिप्रेजेंट किया रहता है एमीटर। ये एमीटर की खास पॉइंट है, ये क्या करता है, विद्युत धारा के परिमाण को मेजर करता है। क्या करता है, विद्युत धारा का परिमाण
को मापता है और ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इतनी पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। चलिए, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो एम्पियर होता है, एम्पियर। ठीक, इसलिए पूछ भी लिया जाता है कि 1 एम्पियर इजिकल टू कूलम का चार्ज होता है। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। 1 प्रोटॉन पे प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। अगर आपसे पूछ ले माइनस के 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको भी आप निकाल लोगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें डिवाइड कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का 1 कूलम आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ये भी हमको पता चल गया, इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में ट्रांसफर करेगा। अब सी क्या है, कूलम है, इसीलिए अगला चैप्टर जो है हमारा टॉपिक ये कूलम्स लॉ हम पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ। ठीक है, ये कूलम्स लॉ क्या होता है, ये कोई चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है R। अपोजिट चार्ज होगा तो एट्रैक्शन होगा, सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, है ना, रिपेल और ये अट्रैक्ट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो कूलम लॉ बोलता है फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 का। ठीक है जी, मतलब Q1 Q2 का मान अगर बढ़ेगा तो फोर्स का मान बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर का। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो फोर्स का मान घटेगा। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो होगा, चार्ज के बीच के डिस्टेंस अगर घट रहा है तो बढ़ेगा फोर्स, और बढ़ रहा है तो घटेगा फोर्स। आर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, आर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फोर्स ये प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन का R² हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो एक K कांस्टेंट लगा देते हैं, तो F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन का R² हो जाएगा। ये K जो है, ये K होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, जहाँ पे K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जो कि आगे एक चैप्टर में पढ़ना है। ये एप्सिलॉन नोट होता है, एप्सिलॉन नोट इसको कहते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जो आगे हम देखेंगे, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। कितना चार्ज को कोई मटेरियल परमिट दे सकता है फॉलो करने के लिए, वही एप्सिलॉन नोट होता है। चलिए, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेसिक हम एक डायग्राम द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड है। ठीक है जी, अभी ग्राउंड पे एक बच्चा है, जो ये बॉल है, ये बॉल है। ठीक, इस बॉल को फेंकते हैं तो कहाँ गया, ऊपर गया। बॉल अभी कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। अब बताइए बॉल में कुछ हाइट, ग्राउंड से कुछ हाइट पे गया, तो इस बॉल में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों पोटेंशियल एनर्जी होगा इस बॉल में, क्योंकि ये बॉल जो है वो कुछ हाइट पे है ग्राउंड से, तो इसमें जो वर्क हुआ है वो अगेंस्ट वर्क डन जो हुआ है
वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, जो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगा, mgh में होगा, है ना, यहाँ पे mgh में होगा। अब इस चीज को हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। अभी जो है ये मैकेनिक्स का पार्ट है, अभी हम इलेक्ट्रिकल का पार्ट देखते हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम डिफाइन करेंगे। अभी जब मैंने वर्क किया है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में किया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम सिर्फ इतना करेंगे, हम जो वर्क करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ है नहीं, दोनों सेम ही है। उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, जैसे बॉल में स्टोर हो गया, वहाँ पे चार्ज में स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। तो सिंपल है, अगर ये क्यू चार्ज है, ठीक, यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है छोटा सा जो अनंत पे है, यहाँ पोजीशन मैंने ए ले लिया। अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो आइसोलेटेड चार्ज भी कहते हैं हम, आइसोलेटेड चार्ज, जैसे हम विरल आवेश भी कहते हैं। और ये जो है कोई क्यू छोटू सा चार्ज है, ठीक। इस चार्ज को अपने को यहाँ पे लाना है, इस ए बिंदु पे लाना है, तो हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट किस में करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट में करना पड़ेगा, इस क्यू चार्ज के अगेंस्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, है ना भाई। अब ये जो चार्ज है इस क्यू पे इधर की तरह धकेलने की कोशिश करेगा। हम इस क्यू को जब ये इधर की तरह धकेलने की कोशिश करें, लेकिन हम इस क्यू को लाना किधर चाह रहे हैं, हम इस पे लाना चाह रहे हैं। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए वर्क डन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज के कारण क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है कि नहीं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस एरिया में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो इस चार्ज को अगर मुझे यहाँ लाना है तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मुझे काम करना पड़ेगा। और कितना काम करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कितना काम करना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। जितना मैग्नीट्यूड का ये चार्ज इसको रिपल करने की कोशिश करेगा, हम उतना ही सेम परिमाण का इस पे वर्क करेंगे, इसको इधर इस पॉइंट पे लाने के लिए। इस चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए इस पे हमको वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ज के द्वारा इस पे ये आने की कोशिश, ये आने नहीं देगा, ये इसको धकेलने की कोशिश करेगा, बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। लेकिन हम इसको यहाँ लाना, यहाँ इस पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं, तो लाना चाह रहे हैं तो इस पे हमको वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क कर रहे हैं तो वर्क तो कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इधर ला रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इधर की तरफ फोर्स मार रहा है, इसको इधर ला रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं हम काम, क्योंकि इसको इधर ला रहे हैं ना, ये तो इधर की तरफ फोर्स मार रहा है, ला रहे हैं हम इधर की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सेम मैग्नीट्यूड का, जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स है इस पर, ये इसको रिपल करने की कोशिश करेगा, हम उसी सेम परिमाण का फोर्स ला के इधर इसको ए बिंदु पे इधर ला रहे हैं, तो मतलब इसके अगेंस्ट में तो अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं ना। तो इतनी बात समझ में आ गया। चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है, हम वर्क कर रहे हैं तो हमारे क्या हो रहा है, वर्क कर रहे हैं तो वर्क जो किया जा रहा है तो हमारी एनर्जी का क्या हो रहा है, जो वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी के लॉस हो रहा है। लेकिन जो वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी के लॉस हो रहा है, लेकिन इस क्यू में क्या हो रहा है, इस क्यू चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। क्योंकि एनर्जी के लॉस हो रहा है तो एनर्जी लॉस कहीं तो जा नहीं रहा है। जब हम इस पर काम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी की लॉस हो रहा है, लेकिन जो हमारी एनर्जी लॉस हो रहा है उतना ही सेम परिमाण का एनर्जी इसमें क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है यहाँ बिंदु पे लाने के लिए। जब आएगा तो ये जब यहाँ उठ के यहाँ आएगा तो इसमें क्या हो रहा है, हम जो वर्क किए हैं, जो एनर्जी मेरा लॉस हुआ है, वही सेम अमाउंट का एनर्जी यहाँ पे आने के बाद इसमें स्टोर रहेगा इस चार्ज में, ठीक है। तो जब स्टोर रहेगा तो उसी स्टोर एनर्जी को यहाँ पे कहा गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और इसका एक नाम दिया गया V इक्वल टू, जो हमको वर्क किए इस क्यू चार्ज को अनंत से इस ए बिंदु पे लाने में जो हमने वर्क किया
इस क्यू चार्ज को, तो इसीलिए V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। ठीक है जी। और ये V इक्वल टू W/Q जो होता है, ये W बराबर, W जहाँ पे क्या होता है जूल होता है, और Q जो होता है कूलम्ब होता है। ठीक है। और V जो होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है। तो एसआई मात्रक जो होता है, एसआई ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम क्या बोलता है, किसी नियत ताप पे, ठीक है, किसी नियत ताप पे क्या होगा, भी जो होगा प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा आई का। ठीक है। इस समानुपाती को जब हटाते हैं तो आर एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिस आर का मान होता है रेजिस्टेंस कहते हैं आर को। ठीक है। और हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। और इसको मेजर करते हैं ओम द्वारा, और इसका सिंबल कुछ इस तरीके से आपको बुक में देखने को मिलेगा। बाकी और भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। प्रतिरोध क्या कहते हैं, जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोके या अवरोध करे। ठीक है। अब देखिए ओम का नियम नियत ताप पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक। अगर इसका ग्राफ में समझोगे तो इस तरीके से होगा, ये वोल्टेज का ग्राफ होगा, ये करंट का होगा, मान कुछ दिया रहेगा, और ये इस तरीके से सीधा चलेगा। ठीक है। थोड़ा देख लेना। ठीक है जी। चलिए, इतनी बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे होता ओम्स लॉ, भी डायरेक्ट समानुपाती होता आई का, तो भी समानुपाती को हटाते हैं तो आर एक कांस्टेंट लगाते हैं, जहाँ पे भी इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई आर। ये फॉर्मूला भी इक्वल टू आई आर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, और यहीं से आई बराबर एक भी अपॉन का आर, और एक आर बराबर क्या हो जाएगा, भी अपॉन का आई। तो ये तीनों फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। बाकी हम बातें नहीं करेंगे, रात के 2 बज रहे हैं, तो हम और भी ज़्यादा बातें करते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी में आज निकाल रहे हैं अभी इस यहाँ से। अब दूसरा जो हमको बातें करना है या बताना है, ओम्स लॉ हो गया रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है जी। प्रतिरोध को पता चल गया। ठीक है। अब यहाँ पे आर बराबर क्या होता है, भी अपन आई, ये भी पता चल गया। अब प्रतिरोध में हम 2 टाइप के कम्बिनेशन देखेंगे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। एक देखेंगे हम सीरीज में, और दूसरा देखेंगे पैरेलल में। ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होगा, देखो दोस्त, यहीं पे बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है जी, ये गया, एक रेजिस्टेंस मैंने ये रखा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तीसरा रेजिस्टेंस मैंने ये रहा, इस तरीके से स्विच से कनेक्ट कर दिया। बाकी ज़रूरी नहीं है ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है। यहाँ वोल्टेज भी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पूछे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किस डायरेक्शन में होता है, तो ये सभी बताते, लेकिन रात ज़्यादा हो गया तो अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र समझ में आ रहा है, इस तरीके से हो रहा है, और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। अगर बोले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र निगेटिव, ठीक है, निगेटिव पोल से पोल टू पॉजिटिव पोल की तरफ होता है। अगर मैं बात करूं करंट का, देख भाई करंट इस डायरेक्शन में है। ठीक है। तो करंट का लिखे, तो करंट का ट्रांसफ़र या फॉलो
किस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव में, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो करंट है आई, इस आई करंट के कारण यहाँ पे इस पोजीशन को हमने नाम दिया ए, इस पोजीशन का नाम दिया हमने बी, इस पोजीशन का नाम दिया सी, इस पोजीशन का नाम दिया हमने डी। तो ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, बी से सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, और बी सी से लेकर डी तक का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें V3 आएगा, ठीक है जी। चलिए अब अपने को पता है ओम्स लॉ से क्या होता है, V=IR, ठीक है। तो V1 अगर मुझे पता करना हो तो कितना हो जाएगा IR1, है ना। इस V1 वोल्टेज के कारण देखो ये रेजिस्टेंस R1, ए और बी के पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल डिफरेंस V1, बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2, क्योंकि R2 रेजिस्टेंस के कारण इसमें पोटेंशियल की कमी होगा तो कुछ अलग वोल्टेज होगा। ये R1 रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कुछ अलग होगा, ये R3 रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कुछ अलग होगा। इसलिए V1, V2, V3 का मान रख लिया मैंने, बट करेंट तो इसमें सेम ही रहना है एज इट इज, क्योंकि ये सिंगल वायर है। अगर वायर सिंगल रहेगा तो करेंट का मान चेंज नहीं होगा। वायर सिंगल तो करेंट क्या होगा, नो चेंज, ठीक। अगर मैं V2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा IR2, अगर मैं V3 की बात करूं तो कितना हो जाएगा IR3, ठीक है जी। टोटल V लिखूँ तो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। V I R इक्विवेलेंट, है ना। V टोटल का मतलब टोटल समतुल्य प्रतिरोध, है ना, टोटल प्रतिरोध का कुल। इसी तरह से V1 लिखूंगा तो कितना IR1 प्लस V2 कितना IR2, V3 कितना IR3, ठीक। तो IR इक्विवेलेंट बराबर कितना, I कॉमन ले लिया, कितना आएगा R1 प्लस R2 प्लस का R3, I से I कैंसिल, R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये सीरीज में रहेगा तो इस तरीके से सभी को प्लस कर देना है, ठीक है। देखो इतनी बात समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा जो अपने को पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, दो निकाल लिया मैंने, एक वायर इस तरीके से, एक वायर ऐसे, एक वायर ऐसे, एक वायर ऐसे, तीन वायर गया, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने लगाया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया और एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगाया, ठीक है। फिर यहाँ पे सभी को एक जगह मिला देंगे। अब यहाँ पे कितना पॉइंट हो रहा है ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच से कनेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका प्रतिरोध है R1, इसकी R2, इसकी R3, ठीक है। करंट किस डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद रहेगा। देखो ये I करंट R1 प्रतिरोध में I1 करंट, ये R2 प्रतिरोध में कुछ डिफरेंट करंट होगा I2, और R3 प्रतिरोध में I3 करंट होगा, ठीक। बस पोटेंशियल जो है ए और बी के बीच में क्या रहना है, सेम ही रहना है। जो ये भी पोटेंशियल है सेल का, वही भी पोटेंशियल ए और बी के बीच में रहना है, ठीक। चलिए यहाँ से ना थोड़ा डायग्राम अच्छा से और बनेगा, इस तरीके से बना दो, ठीक। चलिए तो अपने को क्या पता है V क्या होता है IR, I बराबर कितना हो जाएगा V/R, ठीक। क्योंकि यहाँ पे करंट का वायर चेंज हो रहा था, करंट चेंज हो रहा है, तो I1 बराबर क्या लिखूंगा मैं V/R1, I2 बराबर क्या लिखूंगा V/R2, और I3 बराबर क्या लिखूंगा V/R3, ठीक। तो I बराबर क्या हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3, यही मेन करंट जो है तीन भाग में टूट रहा है,
तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी अपॉन का आर इक्विवेलेंट है ना, ये कितना है भी अपॉन का R1, भी अपॉन का R2 और ये भी अपॉन का R3। भी आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, भी कॉमन लोगे तो 1 अपॉन का R1 प्लस 1 अपॉन का R2 प्लस 1 अपॉन का R3। भी से भी कैंसिल, तो 1 आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन का R1 प्लस 1 अपॉन का R2 प्लस 1 अपॉन का R3, चलते रहेगा। ठीक है, इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क। अब V बराबर कितना होता है, W अपॉन Q है ना, W बराबर कितना हो जाएगा VQ। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो समझा ही रखे हैं, तो बस फॉर्मूला ही आपको देखना है, इससे ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। अब I बराबर कितना होता है Q अपॉन का T, तो Q बराबर कितना हो जाएगा IT। W बराबर एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा V, Q की जगह रखोगे IT तो VIT। ठीक, एक W का ये फॉर्मूला आएगा। दूसरा W का क्या आएगा, एक होता है V इजिकल टू IR है ना, तो V की जगह IR रखोगे तो IRQ आ जाएगा, और Q की जगह मैंने IT रख दिया, IT रख दिया, तो W बराबर क्या आ जाएगा I²RT। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक VAT हो गया, ये I²RT हो गया। अगर एक फॉर्मूला मैं रखूँ R बराबर V अपॉन का I रख दो। ठीक है, R बराबर क्या रख दिया V अपॉन का I, यहाँ पे R की जगह पे V अपॉन का I रख दिया, तो क्या हो जाएगा W इजिकल टू, नहीं तो ऐसे कर लो, I बराबर क्या रखना है, I बराबर ही रख दो, तो वहाँ से एक फॉर्मूला भी आ जाएगा। चलो, I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन का R, तो I² निकालना हो तो कितना हो जाएगा V² अपॉन R² है ना, तो I² की जगह क्या रखेंगे हम V² अपॉन R² इंटू R इंटू T, एक R से एक R कट गया, तो W बराबर क्या हो जाएगा V² T अपॉन का R। तो आप देख सकते हो हम उसी सेम जो ओम्स लॉ का कुछ फार्मूला जो यहाँ से निकाला था उसी को हम यूज करके W का कितने सारे फार्मूला निकाल लिए। अब वर्क जो होता है अपने को पता है, वर्क जो होता है कार्य किस में होता है, जूल में होता है ना। अब ये भी पढ़ाएंगे हम, कार्य किस में होता है, जूल में होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर ही देखते हैं, आसानी से हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता जो होता है वही शक्ति कहलाता है। तो P इजिकल टू कितना हो जाएगा W अपॉन का T है ना, तो P बराबर W अपॉन, एक तो फॉर्मूला VQ अपॉन, एक तो VQ, W बराबर क्या हो जाएगा VQ अपॉन का T, तो एक तो P बराबर ये आ गया। दूसरा P बराबर W बराबर एक क्या निकाला VIT, तो W बराबर क्या लिखूंगा VIT अपॉन का T से T कैंसिल आउट, तो P बराबर क्या आ जाएगा VI। दूसरा फॉर्मूला हम ये यूज कर सकते हैं। तीसरा P बराबर W कितना आया, एक I²RT है ना, W कितना आया I²RT अपॉन का कितना T, तो T से T कैंसिल, तो P बराबर कितना आ गया I²R। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। चौथा अगर और यूज करना है अपने रिक्वायर्ड के अनुसार, तो W का एक मान आया V² T अपॉन R है ना, क्या आया है V² T अपॉन का R है ना, और एक T जो है ये तो W का मान है ना भाई, और एक T का मान नीचे आ जाएगा टाइम, कोई दिक्कत। तो P बराबर कितना लिखोगे आप, ये T, इस T को आप क्या करोगे कैंसिल आउट करोगे ना, तो क्या आ जाएगा V² अपॉन का R है ना। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से पावर का देख रहे हो कितने फॉर्मूला बन गया अपने पास। एक तो V है पावर बराबर V है, एक VQ अपॉन T, एक I²R है।
चलिए, एक तो ये हो गया, ठीक है भाई। अब हम इलेक्ट्रिक पावर, एक पूछा जाता है 1 किलोवाट आवर में कितना यूनिट जूल होता है, तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक। इस किलोवाट आवर को यूनिट भी बोलते हैं, इसको बोर्ड, आपके बुक में ही बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, ट्रेड यूनिट। जहाँ पे अगर 1 BOT पूछा जाए कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। और इसी को कहा जाता है व्यावसायिक मात्रक भी कहता है, व्यावसायिक मात्रक, ठीक है, जूल में। पावर की बात करें, वर्क डन किस में होता है, जूल में होता है ना। टाइम किस में, सेकेंड में होता है। और पावर की एसआई मात्रक जो होता है वो एसआई यूनिट वाट होता है, ठीक है। और वर्क की पूछे, वर्क का एसआई यूनिट पूछे तो जूल होता है भाई, ठीक है जी। चलिए, अगर 1 वाट पूछे कितना होता है, 1 वाट, तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 वाट बराबर 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक। चलिए, अब ये कैसे आया इसको भी जानना है, तो देख लो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है भाई। और 1 घंटा में कितना, 60 इंटू 60 सेकेंड होता है। इसको तोड़ोगे तो 1000 लिखोगे 1000 किलोवाट की जगह पे, और सेकेंड में बदलोगे 60 इंटू 60 लिखोगे। छः के कितना होगा, 36, 2 जीरो और 3 जीरो इधर है ना, ये 2 जीरो इधर गुना होगा तो 2 इधर आ गया, बचा कितना 36, 36 गुना 10⁵ इसको लिखोगे 3 इंटू 6 इंटू 10⁶ जूल हम लिखते हैं, ठीक है। अगर 1 HP की बात करें, हॉर्स पावर की, 746 वाट होता है, ये भी अपने को पता रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें था। अब एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है जी, ठीक। अब करंट जो पास करता है ना जी, तो करंट पास करेगा किसी कंडक्टर से होकर, किसी चालक तार से होकर, तो चालक तार क्या होगा, या तो गर्म होगा या तो उपकरण गर्म होगा। जब भी कोई विद्युत धारा किसी उपकरण में जाता है तो क्या होता है, गर्म होता है। अब इसका तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम बातें करने लगेंगे बहुत टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन के किस तरह से कोलिजन होता है तो गर्म होता है, हम अब उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं। जब किसी उपकरण में विद्युत धारा जाता है तो गर्म होता है, जैसे नाइक्रोम की वायर गर्म हो जाता है, जिसको हम हीटर में यूज करते हैं, तो भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही उदाहरण है। टंगस्टन की वायर जो बल्ब में लगा रहता है, उससे होकर जब विद्युत धारा जाता है तो वो भी गर्म होकर ग्लो करने लग जाता है, जो कि जलने लग जाता है, वो भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एक उदाहरण है। अभी जो हमारा है मेन काम है जूल का नियम, ठीक। जूल का नियम क्या बोलता है, जूल का नियम बोलता है कि हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टाइम का। टाइम से पहले तो विद्युत धारा लिख लो I² का, जब RT जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक। मतलब विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो हीट का मान बढ़ेगा, ठीक है, हीट ज़्यादा होगा जब R और T कांस्टेंट होगा। H जो होगा प्रोपोर्शनल होगा R का, जब I और T जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और हीट जो होगा प्रोपोर्शनल होगा टाइम का, जब I और R जो होगा वो कांस्टेंट होगा अथवा R, ठीक। अभी इसी को बोलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो H प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा I² RT का। लंबा समय, ज़्यादा समय तक रहेंगे तब ज़्यादा गर्म होगा, है ना।
अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो फिर भी ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि विद्युत धारा को ज़्यादा अवरोध कर रहा है तो हीट ज़्यादा निकलेगा। विद्युत धारा का मान ज़्यादा होगा तब पर भी क्या होगा, हमको हीट ज़्यादा मिलेगा। तो एच जो होगा प्रोपोर्शनलिटी होगा आई स्क्वायर आर टी का। एच प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो के लगाएंगे आई स्क्वायर आर टी, और के का मान 1 रहेगा तो एच बराबर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला पे, इस पे भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे। और एक जो फॉर्मूला छूट गया है पढ़ाते समय, मुझे याद नहीं रहा, वो रजिस्टिविटी का, रजिस्टिविटी का जो अपना रेजिस्टेंस पढ़ाए थे ना, रेजिस्टेंस, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो 4 बातों है मुख्य। एक जो है लेंथ पे, लंबाई पे, ठीक है, आर जो होगा प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का। अगर लंबाई ज़्यादा हो रहा है, तार की लेंथ जो हो रहा है बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, ये फैक्टर है। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अगर ये 2 है, एक ये एरिया वाले हैं, एक ये एरिया वाले कंडक्टर हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, इसका मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, या बाहर वाला भी ले सकते हो आप। तो इसमें कोई आदमी जाना चाहे तो कम आदमी जाएगा एक बार में, इसका गेट बड़ा है तो इससे होकर ज़्यादा आदमी जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, मतलब ज़्यादा आदमी जा रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो रहा है कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि कंजेस्टेड हो रहा है, जाने में दिक्कत हो रहा है। तो कंजेस्टेड हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो मतलब कि विद्युत धारा का मान भी घट रहा है। ठीक है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को लिखते हैं आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। ठीक, आर प्रोपोर्शनल एल, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है जी। तीसरा जो होगा रेजिस्टेंस जो होगा वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो वो भी अपने को इस इक्वेशन में सिंपलीफाई नहीं करना है, लेकिन याद रखना है टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे किसी चीज़ का तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, उस चीज़ का बढ़ता है। ठीक, टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो सुपर कंडक्टर को बनाने में रेजिस्टेंस को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने पे ही बनता है। चलिए, अब चौथा जो है मटेरियल, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सी है। ठीक है, उस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए, पहला और दूसरा इक्वेशन को आर प्रोपोर्शनल एल और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर प्रोपोर्शनलिटी टू L/a आ जाएगा, और इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक रो लगाते हैं जिसका RHO रो होता है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, रो L/a। ठीक, रो L/a, और इसी रो को लिखना है तो RA अपॉन का L। ठीक, ये एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये जो रो है ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, ये हमको